जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन और कैमरा क्लियर आ रहा है। जी प्लीज़ बताइएगा। फैंटास्टिक, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, ये बता दें, लास्ट लेक्चर जो हमारा फ्राइडे को हुआ था वो आप लोगों ने अटेंड किया है, कर लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली है? ठीक है, हम लोगों ने कंपनीज एक्ट वाला एरिया स्टार्ट कर लिया था अपने उस लेक्चर में, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसकी जो थ्योरेटिकल डिस्कशंस थी वो हम लोगों ने उस दिन कर ली थी। आज हम उसके थोड़ी सी लॉजिक्स में जाएंगे और वो एरियाज देखेंगे जहाँ से अक्सर आई कैप 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 6 नंबर तक के लिए केस स्टडीज बना सकता है कि बताओ कि एज पर कंपनीज एक्ट अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं। तो कुछ डिस्कशंस हैं वो हम लोगों ने करनी है, जिसके ऊपर हम लोग आज तफसील से बात करेंगे। तो आप लोगों ने अटेंटिव रहना है पूरी क्लास में, ठीक है? ओके, शैल वी स्टार्ट? चल, वी शैल स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहली चीज वो है, सबसे पहली चीज दैट इज कि क्वालिफिकेशन सिनेरियोज क्या क्या है। तो डिसक्वालिफिकेशन में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज क्या क्या हैं। वो समझ के फिर हम लोग अगली बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन में मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए सारी बातें बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में नक्श हो जाए। देखें, बहुत ही आसान सी बात है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जनाब, कंपनियां दो तरह की, टाइप्स ऑफ कंपनीज में वो कहता है कि जनाब कंपनियां दो तरह की हैं। मैंने कहा अच्छा, कौन सी? कहता है सर, एक है पब्लिक कंपनी और एक है प्राइवेट कंपनी। मैंने कहा वेरी गुड। कहता है सर, पब्लिक कंपनी जो भी होगी उसका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा प्राइवेट कंपनी। कहता है सर, प्राइवेट कंपनी को हम मजीद तोड़ेंगे। ठीक है जी, तोड़ लें। कहता है जी, वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी, और वो प्राइवेट कंपनी जो कि नॉट सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। मैंने कहा फिर? कहता है सर, जो सब्सिडरी है ना पब्लिक कंपनी, उसका भी ऑडिट करने का रूल यही है कि उसका भी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। मैंने कहा अच्छा, अब जो सब्सिडरी नहीं है उसका क्या करूं? कहता है सर, बात ऐसी है, जो सब्सिडरी नहीं है ना, उस केस में मजीद दो बातें देखनी है हमने। उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन, 3 मिलियन या उससे ऊपर है, बल्कि 3 मिलियन से ऊपर है, या उसका शेयर कैपिटल कम से कम 3 मिलियन से नीचे है। मैंने कहा फिर? कहता है जिनका 3 मिलियन से ऊपर है उनके लिए भी कंडीशन सेम है। क्या कंडीशन? ये वाली कंडीशन, ये सेम।
मैं कहा अब कौन सी रहेगी? कहता है वो प्राइवेट रहेगी जो कि ना तो किसी पब्लिक की सब्सिडरी है और उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है। मैंने कहा इस केस में क्या होगा? कहता है सर बात ऐसी है कि इस केस में दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मैंने कहा अच्छा ऑप्शन ए क्या है? कहता ऑप्शन ए वही कॉमन, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सबको दी हुई ऑफर। मैं कहा दूसरी ऑप्शन? कहता हाँ यहाँ पे हम अपने कजन को लेके आ सकते हैं, दैट इज सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर चाहे तो इन कंपनीज का क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। तो सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को इतनी इज्जत दी है कि वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है, वो हिस्सेदार बन सकते हैं, वो अपनी जो है वो लक आजमा सकते हैं। मगर तमाम पब्लिक, तमाम ऐसी प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी हैं, तमाम ऐसी प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है मगर उनका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप ऊपर वाली बात को तसल्ली से पढ़ें, इन तीन बातों को मुझे पढ़ के बताइएगा कि आपको ये बात समझ आती है? कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते वो, उनको भी पता। ये देखें जरा, ये अंग्रेजी समझ आती है आपको? ऊपर वाली 3 लाइनें पढ़ के बताइए, ये अंग्रेजी समझ आती है या नहीं आती? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मैं आता हूँ उस तरफ। मगर क्या ये बात समझ आई है? अब ये मैं इंडिविजुअल और उस तरफ आता हूँ, मगर जो बात बताई है, क्या सिर्फ ये इतनी बात समझ आती है? क्या मेरे दोस्तों को इतनी बात क्लियर होती है? अच्छा, अब अगली बात सुनो, इसी में अगली बात सुनो। कौन कौन, मैं इसी स्लाइड पे हूँ, कौन कौन ऑडिट कर सकता है, या मुझे कहना चाहिए बिजनेस एंटिटी कौन सी ऐसी है जिसको अलाउ किया है ऑडिट करने के लिए? तो तीन तरह की एंटिटीज होती है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, याद है? बचपन की बातें। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी। अब ऑडिट सोल ट्रेडर कर सकता है, यानी कि इंडिविजुअल कर सकता है। अच्छा, इंडिविजुअल कौन सा? वो इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्लस उसके पास ऑडिट करने का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, और उसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहाँ से लिया है, आई कैप से लिया। उसने कहाँ से लिया है, आई कैप से लिया है। और इस केस में, सीएमए वाले केस में, उसके पास सर्टिफिकेट हो ऑफ प्रैक्टिस, और उसने कहाँ से लिया हो, आईसीएमएपी से लिया हो। ये बात तो नहीं भूलेगी दोस्तों? दोस्तों ये बात भूलेगी? इंडिविजुअल ऑडिट कर सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ पार्टनरशिप फर्म तो कॉमनली ऑडिट करती ही है, कॉमनली ऑडिट करती है। हाँ, किन को मना कर दिया है कि तुम ऑडिट कतन नहीं कर सकते, वो कंपनी है। याद रखिएगा, मैं यहां लिखता हूं, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी किसी भी
कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। ऑडिट नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। अब वो आपको सवाल में कहेगा कि एक कंपनी है, उसके सारे डायरेक्टर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बताओ वो ऑडिट कर सकती है? आप कहेंगे नहीं। एक कंपनी दूसरी किसी भी कंपनी का, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो जो भी हो, ऑडिट नहीं कर सकती। तो कौन सिर्फ कर सकते हैं, कौन सी बिजनेस एंटिटीज कर सकती हैं? सोल ट्रेडर पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, दैट्स इट। जी, दोस्तों को ये बात समझ आती है? अब आप नीचे वाली लाइन भी पढ़ लें जिसमें उसने सीएमए वाली बात की हुई है। नीचे वाली लाइन भी पढ़ लें जल्दी से। हाँ जी, दोस्त को क्लियर हो गई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट पकड़ लें। अच्छा, अब अक्सर बच्चों का एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर, जरा बात सुने, कब मैं कहूंगा कि ये एक फर्म है और ये एक सीए फर्म है? कब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक फर्म है, ये एक फर्म है और ये सीए फर्म है? तो बड़ा ही प्यारा सा रूल है। एक फर्म कब कहलाएगी कि ये सीए फर्म है? लेट्स से इस फर्म में 5 पार्टनर हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये ए, बी और सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं आई कैप के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। डी और ई हैं ACCA क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सवाल ये पैदा होता है कि सर, ये फर्म जिसके 5 पार्टनर्स हैं, लेट्स से फर्म का नाम कर देते हैं हम ABC एंड कंपनी, ये सीए फर्म कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? द आंसर इज यस। ये एक सीए फर्म है। तो आपको कैसे पता चला? जी, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि इसके मेजॉरिटी मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, मेजॉरिटी से क्या मुराद है? मेजॉरिटी मींस टोटल में जो सबसे ज्यादा हो। सर, क्या मेजॉरिटी का मतलब 50% है? नो, मेजॉरिटी डज नॉट मीन 50%। मेजॉरिटी डज नॉट मीन 50%। मेजॉरिटी मीन्स टोटल में सबसे ज्यादा। टोटल में सबसे ज्यादा। ये बात समझ आई कि कब एक फर्म सीए फर्म कहलाएगी और कब एक फर्म सीए फर्म नहीं कहलाएगी? अब आपके जेहन में एक सवाल आएगा, सर अगर मेंबर्स बराबर होते, अगर 2 सीए वाले होते, 2 एसीसीए वाले होते, फिर क्या होता? है ना? ये सवाल आया है ना जेहन में? आपका कसूर नहीं है, हर बच्चे के दिमाग में आता है। हाँ, अब उसमें एक देसी टोटका ये है कि फर्म फर्म ऐसा करती नहीं है। अगर ऐसा हो रहा हो तो वो एक एक्स्ट्रा पार्टनर किसी को भी ले आते हैं जो कि सीईओ, ताकि वो अपने आप को सीए फर्म का रैंक दे सके। तो नॉर्मली बराबर का वो करते ही नहीं है, और अगर हो जाए तो फिर वो धक्के से किसी को ऐड करके पार्टनर बना लेते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, याद है? साइलेंट पार्टनर। तो वो धक्के से किसी को ले आते हैं ताकि रेशो जो है वो इनके हक में ज्यादा आ जाए और एक बंदा यहाँ से कम हो जाए, तो ये ज्यादा हो जाए तो ये फिर सीए फर्म खिलानी शुरू हो जाए। तो ये टोटका है।
आई होप यहां तक आपको क्वालिफिकेशन वाली बातें समझ आ गई होंगी। जी, सीए फर्म के लाने के लिए सीए सर्टिफिकेट प्रैक्टिस जी, वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फर्म को भी मिलता है, उन इंडिविजुअल पार्टनर्स को भी मिलता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूं तो मैं उन इंडिविजुअल्स का सर्टिफिकेट देखूंगा। अगर मैं कलेक्टिवली फर्म लेवल पे देखूं तो मैं फर्म का सर्टिफिकेट देखूंगा। ओके। जी हारिस, डन है। हारिस भाई, केम छो, मजामा, पहचाना, कैसे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाए टूवर्ड्स डिस्क्वालिफिकेशन। अब आ जाए टूवर्ड्स 11 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन। अब आप थोड़े से एक्टिव हो जाए और सीरियस हो जाए प्लीज। यहां से कहानी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। अच्छा, इन 11 में से एक पॉइंट अभी हम लोग पढ़ लिया है। कौन सा? ये सिक्स। सिक्स पॉइंट क्या कहता है? कि किसी भी तरह की बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। मैंने कहा ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं एनी टाइप ऑफ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं एनी टाइप ऑफ कंपनी। तो 11 में से ये पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब कितने पॉइंट्स रह गए? 10 पॉइंट्स रह गए बकाया। भाई 10 पॉइंट्स रह गए बकाया, एक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडिट सिर्फ कौन कर सकता है? इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म। डन थी। जी, चलो आगे। आगे चला जाए या दौड़ा जाए? चलो आगे चलते हैं। सर अगली बात करें तो बात कुछ ऐसी है कि हम एक सेट बना लेते हैं। पहले दो का सेट। तवज्जो से बात सुन लो। डी ई एफ क्या मतलब? डी बोले तो डायरेक्टर, ई बोले तो एम्प्लॉय, और एफ बोले तो ऑफिसर। एफ बोले तो ऑफिसर। डी ई एफ। रूल बहुत सिंपल है। अगर एक कंपनी, लेट्स से ये कंपनी है, इसका नाम है ए लिमिटेड। इस ए लिमिटेड के अंदर D1 मौजूदा काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं D1 को ही कहूं कि तुम ही इस कंपनी का ऑडिट करो, मुझे सोच के बताइएगा क्या ये D1 कभी इंडिपेंडेंटली ऑडिट करेगा? एक बंदा कंपनी का मौजूदा डायरेक्टर है, कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, तो क्या वो अपनी ही कंपनी का ऑडिट इंडिपेंडेंटली कर सकता? सच्ची बात बतानी। नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता, यही रूल है। पर्सन हु इज अ, इज अ मीन्स प्रेजेंट, इज अ मीन्स करंट, इज अ मीन्स मौजूदा। तो मौजूदा कंपनी का मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा कंपनी का मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकता। मुझे बताएं कितनी दफा मौजूदा बोल दिया मैंने? मौजूदा कंपनी का मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा कंपनी का मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकता। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव स्पोकन मौजूदा? वेरी गुड। तो मौजूदा कंपनी का डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑफिसर मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात तो नहीं बोलेगी? अच्छा, इसी से हम एक और पॉइंट निकालेंगे। इसी बात से दूसरी बात निकालते हैं। भाई ये D1 छोड़ के चला गया, D1 ने नौकरी छोड़ दी। अब मुझे बताएं D1 मौजूद है?
D1 ने नौकरी छोड़ दी सिर्फ ऑडिटर बनने के लिए, उसी कंपनी का उसने ये नौकरी छोड़ दी। अब क्या वो मौजूदा है? नहीं, अब वो गुज़श्ता है। लॉ कहता है कि अभी भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लॉ कहता है अभी भी इसको लोग जानते हैं, लॉ कहता है अभी भी इसके साथ दोस्तियां यारियां होंगी, लॉ को लगता है कि अभी भी ये बंदा जो है वो दूसरों का जो है वो माल हड़प कर सकता है, अभी भी ये बंदा जो है वो अ, अच्छा काम नहीं कर सकता। तो लॉ ने 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया। 3 साल लॉ ने कहा है बर्दाश्त करो। क्या मतलब? तुमने अगर नौकरी छोड़ के इसी कंपनी को ऑडिट करना है तो कर सकते हो, मगर 3 साल के बाद। यानी कि 3 साल तक तुम्हें मना है। मौजूदा तो मना कर ही दिया है, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है उनको भी 3 साल तक मना कर दिया है, सिर्फ अपनी कंपनी के लिए, किसी और कंपनी के लिए नहीं, अपनी कंपनी के लिए। यानी कि ये डायरेक्टर नौकरी छोड़ के अगर बी लिमिटेड को ऑडिट करना जाता है, और ए और बी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ए अलग है बी अलग है, तो बी के लिए ये अपॉइंटमेंट वैलिड है। बी के लिए मसला नहीं है, मसला सिर्फ किसके लिए है? ए के लिए, या ए के ग्रुप में अगर कोई और कंपनी आ रही है उसके लिए। मुझे बताइएगा दोस्तों को पहला और दूसरा पॉइंट समझ आता है? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोस्तों को क्लियर है? कि मौजूदा नहीं कर सकता, और जो छोड़ के चला गया है उसके ऊपर 3 साल तक की पाबंदी आयद है। जो छोड़ के गया है उसके ऊपर 3 साल पाबंदी आयद है। हाँ जी, अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के ग्रुप के अलावा बाहर की जो मर्जी कंपनी हो जिसका हमसे कोई ताल्लुक ना हो उसका कर सकता है। ठीक है माजिद? जिसका ताल्लुक हमारे ग्रुप से नहीं है, हमसे नहीं है, उसके लिए वो ओपन है। अच्छा, अब एक और मजे की बात सुनो। ये मिटा दूं या इसका स्क्रीनशॉट चाहिए? स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें, अदरवाइज मैं ये मिटाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट पकड़ ले, फिर ये मिट जाएगा। चल, आगे आ जाए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। मुझे बताइएगा, ये एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। ठीक है? यहां पे एक डायरेक्टर नौकरी करता है, उसका नाम है D1। अच्छा, D1 की नई नई शादी हुई है। तो D1 ने क्या किया, नौकरी के साथ अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। नौकरी करता था वो एक फार्मा कंपनी में, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कि उसका अपना बिजनेस है किसी भी चीज का। इस बिजनेस के अंदर उसका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है B1, प्लस यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं E1, E2, E3। सब रूल क्या है? ये D1, ये D1 मुझे बताओ, क्या ए लिमिटेड का ऑडिट कर सकता है नौकरी छोड़ने के साथ या बाद में? अभी छोड़ी तो नहीं नौकरी, उसी के साथ एक और काम कर रहा है, तो कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, जब तक ये यहां पे नौकरी कर रहा है, और जब तक साथ बिजनेस भी कर रहा है, तो ये जो बिजनेस पार्टनर है और ये जो इसके एम्प्लॉयज हैं, अगर इनके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो भी, तब भी ये ए लिमिटेड का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। पर्सन हु इज आ मौजूदा इज अ मौजूदा पार्टनर है या एम्प्लॉय है ऑफ अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। कंपनी कौन सी? ए। डायरेक्टर कौन? D1। पार्टनर या एम्प्लॉय कौन? B1। बात समझ? कि अगर एक डायरेक्टर है, एक ऑफिसर है या एक एम्प्लॉय है, उसका एक और बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में मौजूद उसका जो बिजनेस पार्टनर है वो भी इस मेन कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। एम आई क्लियर ऑन दिस गाइस?
हाँ जी, दोस्तों को यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, इसी में एक और ट्विस्ट आपको देता हूँ। इसी में एक और ट्विस्ट आपको देता हूँ। जरा गौर से मेरी बात सुननी है। ये D1, ये D1 यहां से रिटायर हो जाता। अब जरा मुझे ये तीसरी लाइन पढ़ के बताएं, क्या B1 इस ए लिमिटेड को ऑडिट कर सकता है या नहीं कर सकता? D1 रिटायर हो गया है। अब मुझे आपने बताना है कि ये B1 या E1 E2 E3 कोई भी इस ए लिमिटेड का ऑडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। जल्दी तीसरा पॉइंट पढ़ के जवाब बताएं। हाँ कि ना? तो बोलो हाँ कि ना। तो बोलो हाँ कि ना। सारे बोलो हाँ कि ना। जोर से बोलो हाँ कि ना। सारे मिलके बोलो हाँ कि ना कर सकता। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कहाँ लगी थी? रिस्ट्रिक्शन लगी थी मौजूदा पे। जब उसने नौकरी छोड़ दी तो क्या वो मौजूदा है? जब उसने ये रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो क्या अब वो मौजूदा है? अब वो मौजूदा नहीं है दोस्तों। अब वो मौजूदा है? नहीं सर, अब वो मौजूदा नहीं है। अब वो मौजूदा नहीं है। अब वो मौजूदा नहीं है। अब वो मौजूदा नहीं। तो दोस्तों को पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझ आ चुका है। दोस्तों को 11 में से 4 डिस्क्वालिफिकेशन समझ आ गई हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर उसने इजहार किया है। याद रखिएगा, चौथे पॉइंट में एम्प्लॉय का जिक्र नहीं है, चौथे पॉइंट में किसी ऑफिसर का जिक्र नहीं है। चौथे पॉइंट में सिर्फ किसका जिक्र है? डायरेक्टर का। अच्छा, ऑफिसर एक ऐसा होता है जो कि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर है। बता सकते हैं कौन सा ऑफिसर होता है ऐसा जो कि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर होता है? आपको आता है? सीईओ। तो अगर वो सीईओ बोल दे तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर वो सीईओ बोल दे तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। ये बात समझ आई? अच्छा, रूल क्या है? रूल ये है कि सिर्फ डायरेक्टर की स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकती। अब सर स्पाउस क्या है? सर स्पाउस कहते हैं शरीके हयात। स्पाउस कहते हैं शरीके हयात। मेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है। कोई शक इस बात में? इस बात में कोई शक शक तो नहीं कि मेल के लिए स्पाउस फीमेल और फीमेल के लिए स्पाउस मेल है? इंसान को जोड़ी में बना के भेजा गया है। बस आपने जोड़ी तलाश करनी है। हाँ जी मैम। हम पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम बाहर तो है ही नहीं, पहली बात। अच्छा, अब स्पाउस का मतलब होता है शरीक यार। स्पाउस मींस मौजूदा स्पाउस। स्पाउस इज ऑलवेज करंट। अगर अगर लिखा हो एक्स पुरानी, अगर लिखा हो निकाफाइड, तो वो स्पाउस नहीं है। वो स्पाउस नहीं है। ठीक है, अगर लिखा हो मंगेतर, वो स्पाउस की डेफिनेशन में नहीं आती। स्पाउस मींस शरीके हयात जिसके साथ 3 बोल आपने बोलनी हो। और ये सिर्फ किसके लिए है? डायरेक्टर के लिए। सिर्फ किसकी स्पाउस को रोका है? डायरेक्टर की स्पाउस को रोका है। हाँ जी, स्पाउस मींस वलीमे के बाद वाली बीवी या वलीमे के बाद वाला हस्बैंड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे आपने इसका आंसर देना है। आपसे एक टेस्ट लेता हूँ। ये एक कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड। इस बी लिमिटेड में D1, D2,
E1, F1, ये चार लोग काम करते हैं। मुझे बताएं, ये चारों में से कोई बी लिमिटेड को ऑडिट कर सकता? चारों में से कोई कर सकता? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ना ये, ना ये, ना ये, ना ये। ओके। D1 नौकरी को छोड़ देता है, लेफ्ट जॉब। क्या अब D1 कर सकता है ऑडिट इस बी लिमिटेड को? नौकरी छोड़ने के बाद क्या वो फौरी तौर पे एलिजिबल हो जाता है? नहीं। ओके। अच्छा। D2, D2 की एक स्पाउस है और E1 की भी एक स्पाउस है। ये दोनों स्पाउस वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखती हैं। दोनों स्पाउस चाहती हैं कि वो बी लिमिटेड को ऑडिट करें। मुझे बताइए किसको रखा जाएगा, किसको निकाल दिया जाएगा? किसी एक को रखा जाएगा, दूसरे को निकाल दिया जाएगा। मना किस पे किया था? डायरेक्टर के स्पाउस पे मना किया था। तो यहाँ पे ये जो स्पाउस है, इसको मना कर दिया जाएगा, ये अलाउ है। दोस्तों को सारी बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? अच्छा। अब अगली बात सुने। ये जो F1 है, इसका एक और बिजनेस भी है जी के साथ। जी कौन है? बिजनेस पार्टनर। मुझे बताइए, F1 तो नहीं कर सकता ऑडिट, क्या इसी कंपनी का ऑडिट G1 कर सकता है? नहीं। और अगर F1 रिटायर हो जाए, अगर ये F1 रिटायर हो जाए, तो क्या अब G1 कर सकता है ऑडिट? यस। अब वो ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब है कि दोस्तों को 11 में से 5 डिस्क्वालिफिकेशन तो क्लियर हो गई हैं। ऐसा ही है जी? क्या आपको 11 में से 5 बातें समझ आ चुकी हैं? हाँ जी, अगर G1 छोड़ दे तब वो कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके पास सर्टिफिकेट हो। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक सारी कहानी समझ है? चलो अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं। कुछ आसान सी बातें करते हैं। आसान सी बात अब ये है। हम्म, कहता है कि अगर एक बंदे को कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिए, अगर एक बंदे को एथिक्स ने ही अलाउ नहीं किया, तो क्या हमें उससे ऑडिट करवाना चाहिए? बेशक उसके पास सर्टिफिकेट प्रैक्टिस हो, बेशक उसके पास एक्सपीरियंस हो। अगर कोड ऑफ एथिक्स अलाउ नहीं कर रहे, अगर हमारा एक फ्रेमवर्क हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो क्या हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ऑनवर्ड्स? नहीं लेनी चाहिए। हमें उसकी हेल्प लेनी नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे बताइए, एक ऐसा बंदा जो फ्रॉड के केस में अंदर है, एक ऐसा बंदा जब जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई हुई है फ्रॉड के केस में, लॉ कहता है कि उससे भी ऑडिट नहीं करवाना। हाँ, लॉ साथ ये भी कहता है कि 10 साल, अगर उसको आजादी मिल जाए तो 10 साल तक वो देखो, उसके बाद तुम उसको ऐड कर सकते हो। तो 10 साल तक उसको रोक दिया। प्यारे बच्चों को ये पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 क्लियर है? और इसी के साथ 4, 5, 6, 7 आउट ऑफ 11 डन। अब मुझे बताइए कितनी रह गई है? डिस्क्वालिफिकेशन कितनी रह गई दोस्तों? 4 रह गई है। 4 रह गई है। ओके। अब आ जाए, एक और पे चलते हैं। जी, 10 साल का उसको क्वेश्चन दे दिया कि अगर 10 साल गुजर जाए तो कर सकते हो।
अच्छा जी, अब आ जाना, एक पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट देखते हैं, तरीके से और तवज्जो से मेरी बात सुननी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। पॉइंट क्या है, देखें जरा। ये एक बैंक है वर्सेस ये एक फूड कंपनी। ये एक बैंकिंग कंपनी, एक फूड कंपनी है। मुझे बताना, लोन लेना, लोन देना, इन दोनों में से किसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? लोन लेना, लोन देना किसको जचता है? बैंक को जचता है। जचता किसको है? बैंक को जचता है। अच्छा, रूल ये है कि अगर एक ऐसी कंपनी हो जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये ना हो, लोन, अगर तुम इस कंपनी से 2 रुपए का लोन भी ले लो, 1 रुपए का लोन भी ले लो, 10 लाख का लोन भी ले लो, 2 हजार का लोन भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं कहलाओगे। और जब तुम इंडिपेंडेंट नहीं कहला रहे, इसका मतलब है कि तुम डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब है कि तुम डिस्क्वालिफाइड हो। मगर बैंकिंग कंपनी पे ये प्रोविजन इस तरह से काम नहीं करती। बैंकिंग कंपनी में चूंकि उसका नॉर्मल कोर्स ही यही है, तो बैंकिंग कंपनी में लॉ कहता है कि जरा रुको, मैं कुछ और डिटेल भी शेयर करता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा, क्या? कहता है बैंकिंग कंपनी के केस में, बैंकिंग कंपनी के केस में देखो कि लोन का मोड क्या है, कैसे लोन लिया। दो तरीके हैं, नॉर्मल लोन लिया या क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल लोन पकड़ा है या इस मनहूस क्रेडिट कार्ड पे लोन पकड़ा है। कहता है अगर तो नॉर्मल लोन लिया है तो 2 रुपए का लो, 10 रुपए का लो, 20 रुपए का लो, करोड़ रुपए का लो, हमें कोई एतराज नहीं है। बैंक को कोई एतराज नहीं है। हाँ, अगर तुमने लोन लिया है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो फिर क्रेडिट कार्ड के केस में एक लिमिट है। क्या है? एक लिमिट है। अब वो लिमिट क्या है? लिमिट है आपके सामने। क्या लिखा है भाई? 10 लाख या 1 लाख? 10 लाख लिखा हुआ है कि 1 लाख लिखा हुआ है? हाँ बताएं। 10 लाख लिखा हुआ है। कहता है हाँ जी, 1 मिलियन। कहता है जी, क्रेडिट कार्ड के केस में, क्रेडिट कार्ड के केस में अगर 1 मिलियन से ऊपर हो जाए तो डिस्क्वालिफाइड, 1 मिलियन से लेसर हो तो क्वालिफाइड। क्या दोस्तों को ये बात तो नहीं भूलेगी? 1 मिलियन से ऊपर डिस्क्वालिफाइड, 1 मिलियन से नीचे नीचे डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। ये आदत ओके है? अच्छा, इसी में एक और बात भी सुन लें। आपने कभी भी ये दो तरह के लोन्स को ऐड नहीं करना। आपने कभी भी इन दो तरह के लोन्स को ऐड नहीं करना। डू नॉट ऐड। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि एक नॉर्मल लोन है 7 लाख का, क्रेडिट कार्ड लिया हुआ 4 लाख का। ये नहीं करना कि 11 लाख करके आप कहें ओहो डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, नहीं। इस 7 लाख में तो कोई मसला ही नहीं है। मसला कितना था? 4 लाख में। मगर 4 लाख अपनी अमाउंट से नीचे, हाँ जी नीचे है।
तो ओके, फिर तो मसले वाली बात ही नहीं है। तो इनको ऐड करना है कि नहीं करना? इनको कभी भी ऐड अप नहीं करना। तो इनको कभी भी ऐड नहीं करना। एक दफा यहां तक रिवाइज करें, फिर मैं अगली बात करता हूँ। एक दफा सेल्फ पे रिवाइज कर ले, फिर मैं अगली बात करूँ आपसे। हाँ जी, दोस्तों को सारी बात समझ आती है? दोस्तों को ये सारी कहानियां समझ आ रही हैं कि कब कौन कर सकता है, कब कौन नहीं कर सकता? अच्छा, इसी केस में, इसी पॉइंट में एक और पॉइंट भी है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि हमें यूटिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। डू यू माइंड टेलिंग व्हाट आई मीन बाय द टर्म यूटिलिटी? ये यूटिलिटी क्या होती है भाई लोग, जरा बताना। जब मैं यूटिलिटी बोलता हूँ उसका मतलब क्या है? यूटिलिटी मींस बिजली, पानी, गैस, और आजकल इंटरनेट भी। चलो, अब रूल ये है कि अगर तुमने, फर्ज करो मैंने बिजली ली हुई है लेस्को से, और मैंने ऑर्डर करने जाना लेस्को का, तो लॉ कहता है कि अपना बिल क्लियर करके जाना। अगर तुम्हारा बिल 90 डेज से ऊपर पेंडिंग होगा, सुने गौर से, अगर तुम्हारा बिल 90 दिन से ऊपर पेंडिंग होगा तो तुम फारिग हो। अगर तुम्हारा बिल कब से ऊपर पेंडिंग होगा? रिपीट आफ्टर मी। 90 डेज से ऊपर पेंडिंग होगा तो तुम फारिग हो। इसमें अमाउंट नहीं चेक करनी, सिर्फ आपने नंबर ऑफ डेज देखने, प्लीज रिमेंबर दिस। इसमें आपने अमाउंट नहीं देखनी, सिर्फ क्या देखने हैं? नंबर ऑफ डेज। यूटिलिटी वाले पॉइंट में डेज देखने हैं, और पैसे किस में देखने हैं? बैंक और दूसरी कंपनीज के केस में। एम आई क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस? एम आई क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस? देखें, सीधी बात है, गौर कीजिएगा, माजी में फोकस कीजिएगा। ये एक लेस्को कंपनी है जो कि हमें बिजली प्रोवाइड करती है। मैंने लेस्को को ऑडिट करने के लिए जाना है, और मैंने बिजली का बिल देना है, 70 डेज से पेंडिंग है। तो लॉ कहता है चेक करो क्या 90 डेज क्रॉस हो गए। मैंने कहा नहीं। कहता है ठीक है, अपॉइंटमेंट वैलिड है। मैंने कहा मैंने बिल देना है 10 लाख रुपए का, मैंने बिल देना है 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का। कहता है मसले वाली बात है कोई नहीं। जब यूटिलिटी प्रोवाइडिंग का जिक्र आए तो तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? नंबर ऑफ डेज ऑफ रिमेनिंग बिल, बस। उसमें अमाउंट का कोई चक्कर नहीं। अमाउंट सिर्फ कब देखनी है? जब लोन लिया हो, बैंकिंग कंपनी से हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो, या लोन लिया हो किसी और कंपनी से लिया हो जिसका काम लोन देना देना ना हो, तो वहां पे तो 2 रुपए भी 2 अरब के बराबर है। अब बात समझ आ गई? जी जी, उसका अपना बिल। और अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म का बिल। अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म का बिल, अदरवाइज उसका अपना बिल। ओके। तो अब आप एक काम कीजिए, आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे।
0.5 पढ़े, शाबाश। 0.5 पढ़ के बताएं, बात समझ आ रही? 0.5 पढ़ के बताइए, बात समझ। अच्छा जी, अब आ जाए नीचे। 0.7 पे आते हैं। बड़ा मजे का पॉइंट है। अच्छा, 0.7 रिलेट करता है 0.5 के साथ। फोकस कीजिएगा। आ, ये एक कंपनी है, फूड कंपनी। ठीक है, मिस्टर ए ने यहां से लोन लिया हुआ है 5 लाख का। 5 लाख का लोन लिया हुआ है। मुझे बताइए, क्या मिस्टर ए इस फूड कंपनी के लिए इंडेप्टेड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? पहला आपसे पहला सवाल। मिस्टर ए क्या इंडेप्टेड है या नहीं है? मिस्टर इंडेप्टेड है। यस, मिस्टर ए इंडेप्टेड है। ओके। क्यों है इंडेप्टेड? क्योंकि इस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। किस चीज का? लोन का। अच्छा, तो मिस्टर ए अगर चाहे तो ऑडिट कर सकता है? नो। मिस्टर ए क्या है? डिस्क्वालिफाइड। ओके। ये हमने कहाँ पढ़ा था? 0.5 में पढ़ा था। अब 0.7 सुने। ये जो लोन लिया है, इसकी गारंटी दी है, इसकी गारंटी दी है मिस्टर बी ने। तो मिस्टर बी ने, पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी यानी कि मिस्टर बी, इन कनेक्शन विद द इनडेप्टेडनेस ऑफ थर्ड पर्सन मिस्टर ए। अब मिस्टर बी ने एक ऐसे बंदे की गारंटी दी है जो कि खुद डिस्क्वालीफाई नहीं है, और सॉरी, जो कि खुद डिस्क्वालीफाई है। तो क्या मिस्टर बी क्वालिफाई होगा कि डिस्क्वालीफाई होगा? अगर मिस्टर बी ऑडिट करना चाहे तो क्या बी कर सकता? मिस्टर बी ने गारंटी ऐसे बंदे की दी है जो कि इंडेप्टेड है, तो ए के साथ साथ मिस्टर बी भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ए के साथ बी भी क्या माना जाएगा? डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये बात याद रहेगी कि अगर एक बंदा गारंटी दे दे, सिक्योरिटी दे दे किसी ऐसे बंदे की जो कि ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड है, तो ये बंदा जिसने गारंटी दी है वो भी क्या है? डिस्क्वालिफाइड। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये बात समझ आती है गारंटी वाली? गारंटी 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 क्लियर होगी गारंटी? ओ भाई लोग, गारंटी ओके है? चलो, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगर यही फूड कंपनी ना होती, ये अगर बैंक होता, अब मुझे बताइए सिनेरियो क्या होता? अगर ये बैंक है, अगर ये बैंक है तो मुझे बताओ, ये ऑडिट कर सकता है? अच्छा, अब आ जाए बी पे। बी ने किसी ऐसे बंदे की गारंटी दी है जो कि इंडेप्टेड है? नहीं, 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 क्योंकि बैंक है ना। तो अब बी कर सकता है ऑडिट? अब बी कर सकता, अब बी कर सकता है। ये बात तो नहीं बोलेगी दोस्तों को? चलो, यहां तक आपने रिवाइज करके आना। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड वाली बात आ जाए तो ए बी डिस्क्वालीफाई, बी भी डिस्क्वालीफाई, क्योंकि ए इंडेप्टेड हो जाएगा। फिर ए इंडेप्टेड हो जाएगा। सर यहां तक आपने रिवाइज करके आना है।
यहां से कल कहानी, मैं इसी एग्जाम्पल को कल एक अलग रंग दूंगा, मगर कल यहां तक आपने रिवाइज करके आना। हो जाएगा जी। चैप्टर 1 जरा लंबा चैप्टर है, इसमें काफी ज्यादा बातें हैं, तो ये टाइम लेता है। ओके, परेशान नहीं होना। चल, मुलाकात करते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला कल। अपना ख्याल रखिएगा, खुश खुश रहा करें, इजी रहा करें। मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।